अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। आज हमारे साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत दबंग बात करते हैं और हमेशा इनको स्क्रीन पर देख कर लगता है कि सियासत में भी ऐसे साफ़ सुथरे और दबंग लोग मौजूद हैं, लेकिन मैंने जो एनालाइज़ किया है हमेशा इनका एक एक वर्ड कैलकुलेटेड होता है। लग रहा होता है कि अब्बासी साहब बहुत दबंग बात कर रहे हैं और जो भी जहन में आ रहा है और जो भी दिल में आ रहा है वो कहे जा रहे हैं, लेकिन एक एक हर्फ इनका नपा तुला होता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले इसी से शुरू कर लेते हैं। आजकल बड़ा हॉट इशू है DGISI की अपॉइंटमेंट का, और आपने एक स्टेटमेंट भी दिया कि DGISI या अदरवाइज जो भी फौज में तकर्रुर तबादले होते हैं बड़ी मामूल की बात होती है, हुकूमत ने खाम खा मुतनाज़ा बना दिया। आप बिलीव करते हैं कि DGISI की जो तैनाती है वो बहुत मामूल का काम है? जी, DGISI के तैनाती जो है ये आम आदमी के लिए एक नॉन इशू है। ये एक इंतज़ामी पोजीशन है, इसमें पहले भी तकर्री हुई हैं, पोस्टिंग्स हुई हैं। इसको बदकिस्मती से अखबारों की जीनत, TV की जीनत, कैबिनेट में भी इसकी बात होती है, हर रोज़ प्राइम मिनिस्टर भी बयान देते हैं, उनके वज़रा भी बयान देते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि एक मामला जो दो अशख़ास के दरमियान बैठ कर तय करने वाला होता है, आज वो पूरे मुल्क में डिस्कस हो रहा है और उसके असरात आप देख लें कि मईशत पर क्या असरात पड़ रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, कितनी अपहीवल्स आई। तो ये अजीब से बात है कि इस हुकूमत ने हर मामले को मुतनाज़ा कर दिया है। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का मौक़िफ़ सामने आए कि उनसे मुशावरत नहीं हुई, तो फिर आप समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनसे मुशावरत होनी चाहिए? देखिए, मौक़िफ़ की बात नहीं है, दो अशख़ास हैं, एक आर्मी चीफ़ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। चूँकि जो DGISI लगते हैं वो आर्मी के अफसर होते हैं, तो ये उनकी डोमेन है आर्मी चीफ़ की। लेकिन चूँकि ISI नहीं, ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार नहीं है। मैं जी ये कह रहा हूँ कि चूँकि वो आर्मी अफसर होते हैं आम तौर पर, तो ये आर्मी चीफ़ का इख्तियार है। उसके बाद ISI एक सिविलियन महकमा है, उसका जो चीफ़ होता है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, उनका भी इख्तियार है। तो ये दोनों हमेशा मुशावरत करके पब्लिक डोमेन में नहीं, इसकी कोई तशहीर नहीं होती, इसकी कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, आपस में तय कर लेते हैं कौन से अफसर अवेलेबल हैं और किसको लगना चाहिए, और ये बात ख़त्म हो जाती है। हमेशा ऐसे होता रहा है। लेकिन इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का ही होता है। देखिए, इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का इस हद तक होता है कि जो आर्मी चीफ़ उनको रिकमेंड करेंगे वो ही होगा, क्योंकि जो अफसर अवेलेबल होते हैं उन्हीं में से एक बनता है। आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते फलाना बंदा मुझे दे दें। जब भी शख्सियात की बात होती है हमेशा नुकसान होता है। नवाज शरीफ साहब ने 2 दफ़ा DGISI सिलेक्ट किए हैं, एक 93 में शायद किए, 94-95 में किए थे नासिर जावेद साहब, आपको याद होगा, और फिर 98-99 में भी उन्होंने ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाया था, आपको याद है? जी, बहुत से किए होंगे, इससे ज़्यादा किए होंगे, क्योंकि ये पोस्ट तकरीबन हर 2-3 साल बाद तब्दील हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जो इससे पहले नवीद मुख्तार साहब थे वो भी शायद उन्हीं के ज़माने में लगे थे। और मैं ये कह रहा हूँ कि कभी इस पोजीशन नहीं, नवाज शरीफ साहब ने भी सिलेक्ट किया था कि 2 दफ़ा दोनों 3 के पैनल की समरी आई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने दोनों समरीज रिजेक्ट कर दी थी दोनों टेनोर्स में, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जो फ्रेश नाम भेजे जाएँ, उन्होंने प्रपोज किए थे नाम। मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है। प्रपोज किए हैं तो ये मामला उनके और आर्मी चीफ़ के दरमियान है, ये पब्लिक डोमेन में डिस्कशन नहीं होती, ये काबीना की जीनत नहीं बनता, ये हर आदमी इस पर स्पेकुलेशन नहीं करता, TV प्रोग्राम कभी नहीं हुए, अखबारों में नहीं लिखा गया। आज मुल्क के मामलात हो रहे हैं, मुल्क के मसाइल हो रहे हैं, मुल्क में महंगाई है। आज भी जो बिजली है 11% बढ़ गई है एक दिन में। आज भी 100 रुपया फ़ी किलो घी बढ़ गया है। आज 9 रुपये के करीब आपका पेट्रोल बढ़ जाएगा। मुल्क के मसाइल तो ये हैं, आम आदमी का कोई ताल्लुक नहीं है जो बढ़ती DGISI हो। लेकिन मुल्क का ये भी मसला है ना, जो आप लोग कैंपेन करते आए हैं, 2016 से हम आपकी कैंपेन देख रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। जब वज़ीर-ए-आज़म अब उस ऑफिस को इज्जत देना चाहते हैं, वोट को इज्जत देना चाहते हैं, तो तब आपकी मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि उनको
वोट को इज्जत नहीं देनी चाहिए और उनको मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बिहेव नहीं करना चाहिए, ये हिपोक्रेसी नहीं है? ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कहा परसों, उन्होंने कहा कि ये आदमी मुंतखब है ही नहीं। तो इस बात ये है कि क्या इस सारे मामले से सिविलियन सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हुई है? क्या इसमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की इज्जत बढ़ी है? क्या इसमें वोट को इज्जत मिली है? ये इमरान खान साहब कोशिश नहीं कर रहे हैं किस चीज़ की? वो कह रहे हैं कि इससे वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस का वक़ार मजरूह हुआ है और मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस के वक़ार के लिए कर रहा हूँ। जिसने मजरूह किया तो उसको निकाल दें। ये बड़ी अजीब बात है। मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो है उस पोजीशन पर जिसकी कभी तशहीर नहीं होती, जो एक मुल्क का इदारा है, वहाँ पर उनकी पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है। फौज जो है वो स्टेटमेंट जारी कर चुका है कि ये ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, फ़लाना शख्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, फ़लाना शख्स वहाँ से वहाँ जा रहा है। ये सारी बात है। अगर फ़ौज ने गलत किया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बता दें आपने गलत किया है। ये रोज़ के कभी 2 वज़ीर आ जाते हैं, कभी मुशीर आ जाते हैं, कभी वज़ीर-ए-आज़म खुद आ जाता है, कभी पार्लिमानी पार्टी हो रही है, कभी काबीना हो रही है। ये सर्कस मत लगाएं, इस मसले को बैठकर हल करें। अगर ये मसला है तो सारे कहते हैं मसला नहीं है, मसला नहीं है तो हल कर लें। नहीं, अदरवाइज आप भी वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, आपके दौर में जो आर्मी चीफ थे वो तैनातियों और तकर्रियों के हवाले से आपसे मुशावरत करते थे, इजाज़त लेते थे, मुशावरत करते थे या वो खुद से लगा देते थे? जी, जहाँ भी ज़रूरत होती है मुशावरत करते हैं। आपने कभी सुना है कि हमने काबीना में कोई बात लेकर गए? ये कभी काबीना का इशू नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का इशू होता है। जो शख्स भी आपने लगाना हो, चाहे वो सिविल हो, वो मिलिट्री हो, उसी महकमे से मुशावरत होती है और वो आप मुशावरत करके लगा देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है। ये सर्कस क्यों लगाई हुई है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हमने अपने ऑफिस के जो वक़ार है उसको इंटैक्ट करने के लिए किया जा रहा है और यका अपोजिशन की जानिब से, आपकी लीडरशिप की जानिब से उनके अगेंस्ट और फ़ौज के हक़ में बयानात आने शुरू हो जाते हैं। ये वो कहते हैं हिपोक्रेसी है। कल तक आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे थे, आज उन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया है जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश होने जा रही है या हो सकती है बकौल उनके, तो आप लोग उनको अपोज कर रहे हैं। आपको तो चाहिए उनको सपोर्ट करें। सुनना चाहता हूँ कि अगर फ़ौज ने कोई गलत काम किया है जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब सही कर रहे हैं, इसकी तशहीर कर दें कि कौन सा काम गलत हुआ है जिसको वो सही कर रहे हैं। सिविलियन सुप्रीमेसी तो एस्टेब्लिश नहीं हुई ना इसमें। समरी प्रॉपर आएगी वजारत दिफा से, ये उनके दरमियान है ना, तशहीर करने की क्या ज़रूरत है? हमारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। अपोजिशन का इसमें कोई रोल नहीं है। ISPR, हमने ISPR का स्टेटमेंट देखा है, उसके बाद वज़रा की कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं जिसमें मुतज़ाद बयानात हैं। आज तक वज़ीर दिफा साहब बोले नहीं हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब पता नहीं हर रोज़ नई बात करते हैं। तो इसको अगर ये अवामी इशू बनाना है, इससे सिविल सुप्रीमेसी इस बात से इस्टेब्लिश करनी है, तो मौक़िफ़ बयान कर दें कि किसने क्या किया और आप क्या करना चाहते हैं और उससे कैसे सिविल सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश होगी। वैसे मौक़िफ़ आ रहा है, डिफरेंट खबरें, स्टोरीज लीक हो रही हैं। लीक से नहीं होता मेरे भाई, जो बात होती है प्राइम मिनिस्टर को सीधी करनी चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि जो ISPR ने स्टेटमेंट दिया है गलत दिया है, तो उस स्टेटमेंट को तब्दील करवाएं कि ये बात दुरुस्त नहीं थी, गलती से स्टेटमेंट दे दिया गया। इसका तमाशा मत लगाएं, इन चीज़ों के तमाशे नहीं लगते। आपके ख्याल में क्यों जनरल फैज़ को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और यहीं पर रखना चाहते हैं? मेरा कहना, मेरी ज़िंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है DGISI का, जो मर्जी लगे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आप जो मरियम साहिबा ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उस बयान की तरदीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि DGISI का कोई रोल नहीं होता अवामी ज़िंदगी पर या मुल्क की सियासत में कोई रोल नहीं होता। तो वो उन्होंने क्यों कहा कि 2018 के इंतखाबात कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए हुए, हमें कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए हटाया गया, हमारी हुकूमत को घर भेजा गया? उन्होंने कहा मेरे और मेरे बाप के खिलाफ जितने भी मुकदमात बने वो जनरल फैज़ साहब ने बनवाए थे। उन्होंने जिक्र किया है अपनी पिटिशन का जो उन्होंने फ़ाइल की है, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सिद्दीकी साहब जो थे, उन्होंने जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दी है कि मुझे ये कहा गया कि आप इनको इनकी कन्विक्शन करें, उसका उन्होंने जिक्र किया है अपनी पिटिशन में, क्योंकि ये उनका दिफा है कि मेरे ख़िलाफ़ इदारे काम करते रहे हैं। ISI का एक रोल है मुल्क के अंदर,
अगर उस रोल के अंदर आईएसआई रहेगी, उसका डीजी रहेगा, तो वो उनका जिम्मेदारी है। अगर वो उससे बाहर जाएंगे तो मुल्क को नुकसान होता है। यही बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करती है कि मुल्क के इदारे आइनी हदूद में रहें और अपना काम करें। अगर आप आइनी हदूद से बाहर जाएंगे, जो आइन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। यही दुनिया का कानून है, यही पाकिस्तान का कानून है। तो आपके ख्याल में 2018 के इंतखाबात में एजेंसीज मुलव्वस थीं? सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम जो पनामा का ट्रायल था उसको मॉनिटर किया। इलेक्शन चोरी हुए हैं, हमारे मुल्क की सियासत में एजेंसियों का रोल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। एजेंसीज ने इलेक्शन किए हैं तो एक ट्रुथ कमीशन बना दें, आपको हकायक मिल जाएंगे। मैं कोई बात करूंगा, आप कहेंगे सबूत है, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मुल्क के हकायक बड़े तल्ख हैं। सीनियर नायब सदर का डिफेंस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो कह रही हैं एजेंसीज मुलव्वस थी और उन्होंने एम्पायर डिक्लेयर किया है जनरल फैज अमीन साहब को। उन्होंने सबूत भी दिया ना। उन्होंने, जो जज हैं, मैंने यही जिक्र किया है, जिन्होंने पिटीशन की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उस पिटीशन के हकायक जो है अपनी पिटीशन में डाले हैं कि मेरे खिलाफ एजेंसियों ने ये काम करने की। और आप बिलीव करते हैं इस डिफेंस पर? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूं, क्योंकि ये एक सुप्रीम कोर्ट में एक हाई कोर्ट के जज ने जमा कराया है। हमने उसको लिया है कि जनाब ये हुआ है। अब ये हाई कोर्ट के पास है कि वो फैसला करें कि ये सही है या नहीं है, ये इसके असरात हुए हैं उस मुकदमे पर या नहीं हुए। एक पिटिशनर जो है, जो जिसको आपने कन्विक्ट किया है, वो अपनी अपील में ये हकायक इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका हक है। तो आप समझ रहे हैं अगर ऐसा हुआ है, आपने जनरल फैज साहब को पॉइंट आउट किया है, सिंगल आउट किया है, आप और आपकी पार्टी समझती है और आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो उन अकेले ने किया है, उनके पीछे इदारा नहीं था? मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा हुआ है, ये जस्टिस सिद्दीकी साहब कह रहे हैं जिनके साथ हुआ है। मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं और आप सारा दिन कहते रहे हमारा इस मामले से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है जस्टिस सिद्दीकी साहब ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। बिल्कुल ठीक है। और आप इस पे बिलीव करते हैं अब्बासी साहब? आपने अभी कहा मैं तमाम जजों पे जो फैसले करते हैं बिलीव करता हूं। जो पिटिशनर हैं मरियम नवाज साहिबा, जिनको आपने कन्विक्ट किया उस केस में, उन्होंने ये कहा है कि ये एक मिसाल मौजूद है कि मेरे खिलाफ एजेंसियों ने ये कोशिश की है। अब इसको हाई कोर्ट देखेगा कि इसके असरात क्या हैं उस कन्विक्शन पर। ये सारा मामला है। बिल्कुल सही है। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म आप क्या कर रहे थे? ये आपकी नोटिस में थी ये तमाम चीज़ें? आप वज़ीर आज़म थे तब? किस चीज़? यही कि एजेंसीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ काम कर रही हैं, वो पनामा में अपना रोल भी प्ले कर रही हैं। मेरी इजाज़त से उन्होंने ये काम नहीं किया, क्योंकि ये काम गैर कानूनी है। अगर एजेंसियां जजेस को जाकर दबा रही हैं, उनसे कन्विक्शंस ले रही हैं, तो ये काम गैर कानूनी है और गैर आइनी है। यही मैं कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क उस वक़्त तक तरक्की नहीं करेगा जब तक तमाम इदारे आइनी हदूद में नहीं रहेंगे। जो आइनी हदूद से बाहर जाएगा, जो कानून तोड़ेगा, मुल्क का नुकसान होता है। बतौर वज़ीर आज़म आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन आप उसको रोकने में नाकाम रहे, क्या वजह? कौन सी इंफॉर्मेशन? अगर एजेंसीज मुलव्वस, मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई, ना मेरी इजाज़त से ये काम हुआ है। ये गैर कानूनी काम है। गैर कानूनी काम की इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी तो मेरे दफ्तर का तकाजा है कि मैं उस पर कार्रवाई करूँ। ये तरीका होता है मुल्क चलाने का। बिल्कुल सही है। और अगर किसी ने, जनरल फैज साहब ने, जैसे ये कहा गया है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, अगर उन्होंने किया है तो आपकी पार्टी समझती है कि उन्होंने इदारे की सपोर्ट के बगैर किया होगा? ये समझना जुडिशरी का काम है। मरियम साहिबा ने अपील कर दी है कि ये हुआ है और ये बयान किया है। जिस जज के साथ हुआ है उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दी है, उसको अपने दिफा में उन्होंने इस्तेमाल किया है, जो उनका हक है। अब फैसला हाई कोर्ट के पास है। बिल्कुल सही। और ये भी एक थीरी चल रही है कि आप इसलिए उनको सिंगल आउट कर रहे हैं कि आपकी कहीं ना कहीं डील हो गई है। किस चीज़ की डील हो गई है मेरे भाई? अगले इंतखाबात के लिए हमें अगले इंतखाबात में कोई डील नहीं चाहिए। इंतखाबात डीलों से नहीं होते, इंतखाबात अवाम की राय से होते हैं। इंतखाबात वो होते हैं जो शफाफ हों। हम आज तक अपने मुल्क को शफाफ इलेक्शन नहीं दे सके, इसलिए हमारी हालत है जहाँ पर हमें है। हमें जब तक हम इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि इलेक्शन चोरी करना इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, मुल्क आगे नहीं चलेगा। हम ये बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून किसी डील का हिस्सा नहीं है।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। और अगर आपने हकायक मालूम करने हैं तो एक मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन बना जो एक दिन बनेगा और सब हकायक आपके सामने आ जाएंगे। मरियम साहिबा ने सियालकोट में गालिबन जलसा था ये कश्मीर में, उसमें उन्होंने एक पेज लिया, पेज फाड़ दिया और उन्होंने क्लेम किया कि नवाज शरीफ साहब ने सेम पेज 1 पेज फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया उन्होंने उस पेज। आपके इल्म में ये बात थी कि मामलात गड़बड़ हो रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म और GHQ के दरमियान और ये इसके पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून का हाथ है, उन्होंने तो क्लेम किया है ऐसे। कौन से वज़ीर-ए-आज़म थे? इमरान खान साहब। हमारा उनसे क्या ताल्लुक है? वो वज़ीर-ए-आज़म है, हम उनके साथ क्या, हमारा तो उनसे कोई बातचीत नहीं है। ये पहला वज़ीर-ए-आज़म है, इसकी अपोजिशन की कोई बातचीत नहीं है, हम उसको क्या कर सकते हैं? नहीं, मरियम साहिबा ने कहा कि सेम पेज फट गया है, नवाज शरीफ साहब ने ये किया, ये पेज सेम फाड़ दिया है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड थे इस सेम पेज को फाड़ने के लिए? हमारे ऑन बोर्ड होने से क्या होता है? सेम पेज आज भी वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं हम सेम पेज पे हैं, अल्लाह करे सब सेम पेज पे हों। इस मुल्क में एक पेज है, उसका नाम है आइन, उस पर आप रहेंगे तो मुल्क चलेगा। उसके अलावा जो भी पेजेस हैं वो गैर आइनी हैं। पेज आइन का होता है, आइन के पेज को कोई नहीं फाड़ सकता। जी अब्बासी साहब, आपकी इजाज़त से ब्रेक लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वज़ीर-ए-आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक और भी बात चल रही है इस्लामाबाद के जो बाखबर हल्के हैं कि शायद 1 साल की मजीद एक्सटेंशन के लिए नून लीग से रुजू किया गया है। किसकी एक्सटेंशन की थी? जनरल बाजवा साहब की। जनरल बाजवा साहब को मैं एक्सटेंशन नहीं दे सकता। नहीं, आप हिमायत तो कर सकते हैं ना। नून लीग हिमायत कर सकती है। माजरत से मेरी हिमायत से भी नहीं होता। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के पास होता है, माजी में भी होते रहे हैं। अब कानून तब्दील कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, पार्लियामान ने कानून तब्दील कर दिया है, कानून में क्लैरिटी आ गई है, एक्सटेंशन हो सकती है, ये नहीं हो सकती और कितनी उम्र तक हो सकती है। इसमें मेरा नून लीग का नवाज शरीफ साहब का कोई रोल नहीं। हमायत तो दे सकते हैं ना, जैसे पहले आपने हमायत की। किसी हमायत की जरूरत नहीं है, हमायत कानून की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को अमेंड करें, इसमें क्लैरिटी नहीं है। हालांकि उससे पहले भी होती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस नहीं लिया। इस दफ़ा उन्होंने अपनी विजडम में इस बात को नोटिस लिया। उसको पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उसकी हिमायत की। हिमायत इसलिए की नून लीग ने कम अज़ कम कि मुल्क में मुसल्लह अफवाज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। जिस तरह आज एम्बेरसमेंट हो रही है ना मुसल्लह अफवाज की, ये चीज़ें खुद तय करनी चाहिए। ये पार्लियामान में ये फैसला नहीं आना चाहिए था, ये वज़ीर-ए-आज़म का फैसला है। अब उसको कानून तब्दील कर दिया गया है। एक्सटेंशन अगर होनी है, जहाँ तक मुझे समझ है कानून की, कि 64 साल की उम्र तक आप एक्सटेंशन दे सकते हैं। उसमें एक या उससे ज़्यादा एक्सटेंशन में कोई बार नहीं है, यानी आप 2 भी दे सकते हैं, आप 3 भी दे सकते हैं। तो मजीद अगर एक्सटेंशन के लिए मामलात या नेगोशिएशन डायलॉग होता है तो मुस्लिम लीग नून उसकी हिमायत करेगी। एक्सटेंशन डायलॉग से नहीं होती, एक्सटेंशन वज़ीर-ए-आज़म का प्रेरोगेटिव है। जिस तरह DGISI का मामला डायलॉग से नहीं होता, मेरी हिमायत से नहीं होता, इस तरह चीफ की एक्सटेंशन भी जो हैं, जो कि एक गैर मामूली वाक़या होता है, वो प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। इस पे एक सिनेरियो डेवलप कर लेते हैं। इलेक्शंस होते हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, फिर आप इन आर्मी चीफ को जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देंगे? ये उस वक्त प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे हालात को देखकर। वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट आप हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के। जिसको पार्टी नॉमिनेट करेगी वही वज़ीर-ए-आज़म होगा और वो हालात को देखेगी। मैंने कहा कि ये गैर मामूली अमल होता है, एक्सटेंशन हमेशा एक गैर मामूली अमल होता है, लेकिन इसकी कानून में गुंजाइश मौजूद है, वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार मौजूद है और प्रेसिडेंट मौजूद है। ये इसका सारी बात है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, इलाज करवा कर आएंगे। उनकी मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत के पास भी है, अदालतों के पास भी है, मीडिया के पास भी है। उसको पढ़ लें, उसको देख लें। मेरा नहीं ख्याल आपको कोई मुश्किल होगी समझने में। कहा जा रहा है कि मामला चूंकि तय पा गए हैं इसलिए अब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। बहुत सी बातें कही जाती हैं, आपके अपने लोग कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक। मैं हकाइक पे बात करता हूँ,
हर आदमी का आप सवाल करेंगे, हर आदमी अपने तय जवाब दे देगा जो उसकी समझ है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को अपना इलाज मुकम्मल करने से एक दिन पहले भी वापस नहीं आना चाहिए। नहीं, इलाज हो सकता है उनका अक्टूबर में, नवंबर में मुकम्मल हो गया हो। जी तो वो आ जाएंगे, अभी तक हो गया हो? आ जाएंगे। आपके पास इत्तला नहीं है कब आ रहे हैं? नहीं, मेरे पास इत्तला है कि उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि अभी शुरू नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि ये जो सर्जरीज, उनकी 3 सर्जरीज होनी है, वो इलेक्टिव सर्जरीज में शुमार होता है। तो वहाँ पर चूँकि कोविड की वजह से बहुत बैकलॉग है सर्जरीज का, तो वहाँ पर शुरू नहीं हो सका अभी तक। तो अभी 4-5-6 महीने तक वापस नहीं आ रहे? देखिए, हो सकता है कल आ जाए, ये फैसला उनका है, उनके डॉक्टरों का है। बिल्कुल सही। मैं और आप अगर इस पर बात करेंगे, स्पेकुलेशन ही है। जिस तरह किसी ने कह दिया जी वो आ रहे हैं, किसी ने कहा जी नहीं आ रहे हैं, तो ये फैसला उन पर छोड़ दे तो बेहतर होगा। चले, मैंने कहा शायद आप खबर दे इसकी भी तशहीर शुरू कर दे, जैसे DGSI का फैसला, इसमें भी बहस करनी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, PDM की एक मीटिंग होती है, शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलते हैं, फिर यहाँ पे भी सरबराही इजलास होता है। वहाँ पर तो फौरी इंतखाब का मुतालबा सामने आ जाता है। इलेक्शन की तैयारी है, कब इलेक्शन हो रहे हैं? फौरी इंतखाब का मुतालबा नहीं है, फौरी और शफाफ इंतखाब का मुतालबा है। ये पाकिस्तान के मसाइल का हल ये है। आज इस हुकूमत का हर लम्हा मुल्क पे भारी है। जो हुकूमत आज 2 हफ्ते हो गए हैं, मुल्क के अंदर तमाम मामलात एक तरफ रुके हुए हैं, और DGSI की अपॉइंटमेंट जो कि 1 मिनट का काम है, 2 अशखास के दरमियान बंद कमरे में उसकी तशहीर हो रही है। इदारों की बदनामी हो रही है, हुकूमत की बदनामी हो रही है, मुल्क की बदनामी हो रही है। आज इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि जहाँ पाकिस्तान में ये फैसले भी नहीं हो सकते। आइन में लिखा हुआ है, कवानीन मौजूद हैं, प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। असल मसला मुल्क की महंगाई है, असल मसला बेरोज़गारी है, मुल्क में तरक्की ख़त्म हो गई है, मईशत तबाह हो गई है। उसके आप कब बात करेंगे? 2 हफ्ते तो आपने ज़ाया कर दिए DGSI की अपॉइंटमेंट पे। सुबह से शाम तक वज़ीर-ए-आज़म भी लगा हुआ है, कभी मीडिया में जा रहा है, कभी उसके वज़ीर जा रहे हैं। तो बात तो मुल्क की है ना, तो मैं तो मुल्क की बात करूँगा। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कौन कहाँ लगता है। जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का प्रेरोगेटिव है, जो मर्जी करता रहे। नहीं, इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन फौरी 2022 में आप देख रहे हैं इलेक्शन हर लम्हा भारी है। अगर आपने मुल्क के मसाइल हल करने हैं, ये हुकूमत नाकाम हो गई है। 2018 का एक्सपेरिमेंट भी नाकाम हो गया है। अब आगे की तरफ देखें, और वाहिद हाल मुल्क में एक फौरी और शफाफ इलेक्शन है। तो आप उनको 5 साल आइनी मुद्दत नहीं पूरी करने देंगे? आइनी मुद्दत में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती कि आपने ज़रूर पूरी करनी है। अगर हुकूमत परफॉर्म कर रही है तो उसका हक बनता है। अगर हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही तो फिर उन पर भी लाजिम है कि इस मुल्क का पीछा छोड़ें, हमारे पर भी लाजिम है कि पूरी कोशिश करें। हम लगे हुए हैं, लेकिन जो लम्हा गुजरेगा इस हुकूमत का, वो मुल्क पे भारी साबित होगा। कन्फ्यूजन नहीं है PDM के रहनुमाओं के दरमियान? शहबाज शरीफ साहब पिंडी के जलसे में कहते हैं 2023 में जब इंतखाबात होंगे तो हम तमाम अवामी वादे पूरे करेंगे। मरियम साहिबा कहती हैं हम सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। तो PDM के रहनुमाओं के दरमियान तो खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि 2022 में होने चाहिए, कोई कहता है 2023 में होने चाहिए। तकारीर में हर आदमी अपने लहजे में बात करता है। हम भी जब बात करते हैं 2023 के इलेक्शन की करते हैं, 5 साल की टर्म होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुल्क के हालात की ज़रूरत है, मुल्क के मामलात ये डिमांड करते हैं कि मुल्क में फौरी और शिफाफ इलेक्शन हो। जो इलेक्शन चोरी हुए 2018 में, उन्होंने मुल्क को तबाही के धाने पर खड़ा कर दिया है। ये सारी बात है। आपकी तैयारी है जी? आपकी तैयारी? हर सियासी जमात हर वक्त तैयार होती है इलेक्शन के लिए। जबकि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब 2 मेन रहनुमा हैं आपके, वो दोनों इलेक्शंस नहीं कॉन्टेस्ट कर सकते। आज भी वो लीडर हैं, उनको अवाम कबूल करते हैं। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें या ना करें, अवाम उनको कबूल करते हैं, उनकी लीडरशिप कबूल करते हैं। शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट मौजूद है, मुस्लिम लीग का बयानिया मौजूद है। इंशाल्लाह इलेक्शन उस पर लड़ा जाएगा। तो उनके बगैर लड़ लेंगे इलेक्शन? जी, 2018 का भी लड़ा था। बिल्कुल सही है। और सर, ये जो 2 बयानिया की बात होती है, कल CDA मिली हैं आपसे भी, आप भी उस मुलाकात का हिस्सा थे, मरियम साहिबा से भी मिली हैं और शहबाज शरीफ साहब से। अलग अलग क्यों मिली हैं? इसका मतलब 2 बयानिया तो एग्जिस्ट करते हैं। उनकी ख्वाहिश थी। जो आदमी आपसे मुलाकात मांगता है, आप उसको टाइम देते हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि अलहदा मिला जाए मरियम नवाज साहिबा। तो काफ़ी दिनों से, ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले से ये टाइम था, और ये मीटिंग कई महीनों से उनकी ख्वाहिश थी, तो मीटिंग हो गई है। तो मुलाकात में नेक्स्ट इलेक्शन डिस्कस हुआ है?
मुल्की मामला डिस्कस होते हैं, जो उनके ताल्लुकात हैं दो ममालिक के वो डिस्कस होते हैं। ये रूटीन की मुलाकात होती हैं, मुख्तलिफ सफरा से होती रहती हैं। कहा जा रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये मुलाकात हुई है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन चार्ज डी अफेयर्स को हमारे इलेक्शन पर असरअंदाज होती है। नहीं, मैसेजिंग भी तो हो सकती है ना, ये मैसेजिंग भी हो कोई सकती है नहीं है कि आप इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ये भी तो हो सकता है। माजरत से जी, हम ना इनकम्बेंट गवर्नमेंट हैं, ना हमें अमेरिका बनाता है। हमें तो तवक्को है कि पाकिस्तान के अवाम के वोट से ही बनेंगे। बिल्कुल सही है। और गार्डियन का एक आर्टिकल आया है इसी नेक्स्ट इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी रिपीट हो सकती है। हर पार्टी को हक है इलेक्शन लड़े, वोट हासिल करे और कामयाब हो। इसको अफ़गानिस्तान के हालात उसको नहीं तब्दील कर सकते। मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंट हुआ पाकिस्तान में 2018 में हाइब्रिड हुकूमत का, इलेक्शन चोरी हुआ, हाइब्रिड हुकूमत लाई गई, नाकाम हो गई है एक्सपेरिमेंट, वो भी नाकाम हो गया। अब एक फाइनल एक्सपेरिमेंट कर लें, पाकिस्तान के अवाम को अपनी राय के इज़हार का मौका दे दें, जो कि हम 74 साल में नहीं दे सके, एक दफ़ा दे दें तो नून लीग आ जाएगी इक़्तिदार में। जो भी आए, अवाम की एक दफ़ा फ्री इलेक्शन दें, अवाम की राय का एहतराम करें, वोट को इज़्ज़त दें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी के रास्ते पर चल पड़ेगा। और ये फ्री इलेक्शंस के लिए नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं मुफाहमत करने के लिए भी तैयार हूँ। मुफाहमत सियासत में मुफाहमत ही होती है। सियासत में मुफाहमत उस वक़्त होती है जब आइन तोड़ा जाता है, क्योंकि हमने हल्फ उठाए हुए आइन के दिफा का। बाकी सियासत एक माहौल में होती है, एक दोस्ताना माहौल में होती है। मकसद एक होता है कि मुल्क के मामलात हल हों, उसमें कोई मुफाहमत नहीं होती, मुफाहमत ही होती है। दोस्ती का माहौल होता है, एक मकसद का माहौल होता है। लेकिन जब आइन तोड़ा जाता है फिर मुजाहमत होती है। वैसे ये मुतालबा कर किससे रहे हैं? हुकूमत से कर रहे हैं, फौज से कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? क्या मुतालबा? कि फौरी इंतखाबात और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। ये हल है पाकिस्तान के मामलात का। मुतालबा किससे? अवाम से मुतालबा है, हर शख्स से मुतालबा है। हमने हल देना है ना। हम ये कह रहे हैं, अपोजिशन ये कह रही है कि आज मुल्क के मसाइल का हल जो है वो एक फ्री, फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे। ब्रेक के बाद भी आप हमारे साथ रहिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। ये पीडीएम अब डेड हॉर्स है अब्बासी साहब, बिकॉज हम नहीं देख पाए हैं कि कोई भी कामयाबी हासिल कर सकी है अभी तक। पीडीएम से कामयाब इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, जिसने अवाम के मसाइल को आइन से जोड़ दिया है। आज हर शख्स ये कह रहा है कि जब तक मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, महंगाई ख़त्म नहीं होगी, बेरोज़गारी ख़त्म नहीं होगी, मेरे मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। आज लोग इस बात को पहचानते हैं। लोग कहते हैं ये एक्सपेरिमेंट, ये गैर आइनी एक्सपेरिमेंट मुल्क में नाकाम हो गए हैं, इन्होंने हमें तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं दिया। यही मकसद था। ये एक तहरीक है, ये इलेक्शन अलायंस नहीं है, ये इक़्तिदार का रास्ता नहीं है, ये मुफाद का रास्ता नहीं है। ये एक तहरीक है जो ये कहती है कि मुल्क को अगर आगे बढ़ाना है तो रास्ता आइन का है, और इसके अंदर हर फिक्र, हर सोच, हर सूबे की जमात मौजूद है, और वो लोग हैं जिनको हम माजी में गद्दार कहते रहे। नहीं, जो भी एजिटेशन होती हो उसमें बड़ा तहर्रुक होता है, बड़ी जान होती है, बहुत इनकलाबी सोच होती है, ये इनकलाबी हरकत होती हैं। ऐसा पीडीएम के हवाले से हमने नहीं देखा है अभी तक। तो नज़र आ रहा है कि कभी वो रिवाइव कर लेती है और कभी बिल्कुल ही लेट जाती है, नज़र ही नहीं आती। इसकी क्या वजह है? जी, वो आपको नज़र नहीं आती, अवाम को नज़र आती है। जो तहरीक है वो उसकी सोच इनकलाब की होती है, सोच अवाम के सामने रख दी है, सोच अवाम ने कबूल कर ली है। ये कामयाबी है पीडीएम की। पीडीएम उसकी सोच को आगे बढ़ाने का क्या तरीका है, जलसे भी करती है, रैलीज भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है, अपने बयान भी देती है। यही सियासत होती है। सियासत में हर रोज़ सर्कस नहीं लगती, हर रोज़ जंग व जदल नहीं होता, तहरीक चलती रहती है। और तहरीक की कामयाबी ये होती है कि उसका अवाम में कबूलियत हासिल है या नहीं है। आज आप भी पीडीएम की बात कर रहे हैं,
लोग भी पीडीएम की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि पीडीएम को कोई ऐसा कामयाबी नहीं मिल सकी, इससे कोई अहदाफ हासिल नहीं कर सकी है। हदफ यही था कि अवाम इस बात को पहचाने कि मुल्क का निज़ाम जब तक आइन के मुताबिक नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वो अवाम ने कबूल कर लिया है। आज आप ज़रा बाज़ार में जाकर सर्वे करें ना, लोग क्या कहते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर मेरा वोट चोरी होगा, मेरा वोट चोरी 2018 में हुआ है, इसलिए मैं आज परेशान हूँ, इसलिए आज महंगाई है, इसलिए आज बेरोज़गारी है। ये पैगाम अवाम को बताना ये तहरीक का काम था, उसने कर दिया है। अगर ऐसा है और अवाम ने कबूल कर लिया है तो फिर आपको अवाम पर भरोसा करना चाहिए, और अगर आपको भरोसा करना चाहिए फिर आपको लॉन्ग मार्च करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। लॉन्ग मार्च का वक्त होता है, हर चीज़ का वक्त होता है। ये सब चीज़ें इलेक्शन में अवाम को राय के इजहार का मौका मिलता है। अगर पाकिस्तान में तब्दीली सड़क से आएगी तो फिर ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर इतनी इस वक्त तफरका पैदा हो गया है माशरे में, लोगों में, कि अल्लाह ना करे वो वक्त आए कि जब अवाम बग़ैर एक पॉलिटिकल प्रोसेस के सड़कों पर आ जाए। तो ये एक बड़ा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। आपको एक पार्लिमानी जमहूरियत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पार्लिमानी जमहूरियत में जो तबाही सियासतदानों ने नहीं लाई, तबाही उस वक्त आती है जब आइन तोड़ा जाता है। ये मामलात है। आज लोगों ने इसको कबूल कर लिया है, अपनी तकालीफ को आइन से जोड़ा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये चार्टर का हिस्सा भी था कि लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। लॉन्ग मार्च चार्टर का हिस्सा था, होगा। लॉन्ग मार्च रखा गया था, आप भूल जाते हैं तारीख को। जी यही कह रहा हूँ ना, रखा गया। उसको दो जमातों ने, एक जमात ने कबूल नहीं किया, वो निकल गए। उसके बाद फिर हमने तहरीक को चलाया, असेंबली से इस्तीफे भी थे। ये सब ऑप्शंस मौजूद हैं। हर ऑप्शन हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं होता। सिर्फ लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जाती, सिर्फ इस्तीफ़ों से हुकूमत नहीं जाती। ये असर पैदा करने के लिए चीज़ें होती हैं। असल बात बयानिए की होती है। तहरीक का बयानिया होता है, उसके अहदाफ, उसके असरात दिनों में भी हो सकते हैं, अशरों में भी हो सकते हैं। लेकिन आज पीडीएम की तहरीक हमेशा तारीख में इस हवाले से याद रखी जाएगी कि इसने अवाम में आइन और अवामी मसाइल को जोड़ा है। नहीं, पहला हदफ तो आपका पीडीएम बनाने का, तश्कील देने का, हुकूमत को घर भेजना था। नहीं, बिल्कुल नहीं था। आप पढ़ लें वो सारी बात। पहला हदफ जो है, जो आज भी है, वो आइन का है। इलेक्शन होने से कुछ नहीं होगा। अगर वही इलेक्शन होंगे 74 साल होते रहे हैं, चोरी होंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज ये कहा जा रहा है कि जब तक मामला आइन पे नहीं आएगा, इदारे आइनी हदूद में नहीं रहेंगे, इलेक्शन चोरी होना बंद नहीं होंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वैसे अब चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे दी, आपका बहुत ज़्यादा एतराज़ था। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप नहीं उस तैनाती को या तकर्री को रोक सकें। जी, उनको मुबारक हो जी। जब आदमी को खुद शर्म ना हो तो फिर इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं। ये एहतसाब के जो भी कानून बनता है, ये सिर्फ अल्फाज पे इसका मुनसर नहीं होता। इसके पीछे एक स्पिरिट होती है उस कानून की। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट होती है। इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज या 3 स्टार जनरल से ज़्यादा या 22 ग्रेड का अफसर, ताकि जिन लोगों को आइन का पता हो, जिनको कानून का पता हो, जो एक गैर जानिबदार अकाउंटेबिलिटी कर सकें। आज जब एक कानून बनाया गया है एक शख्स को पूरी ज़िंदगी के लिए वहाँ रखने के लिए, जिसमें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुलव्वस है। आप जब सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना, सुप्रीमेसी यहाँ इस्टेब्लिश होती है कि आप एक कानून बना हुआ है, वो कहता है कि मुशावरत होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस में। उसके बाद बनेगा नैब का चेयरमैन जो मुल्क की अकाउंटेबिलिटी करेगा, अपोजिशन की भी, हुकूमत की भी। नैब सिर्फ सियासतदानों के लिए है। जब आप उस कानून की नफ़ी करेंगे ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो सिविल सुप्रीमेसी की छुट्टी हो गई ना। कल आप पे ये इल्ज़ाम लगेगा कि ये लोग थे जो पार्लियामान को इस्तेमाल नहीं करते थे, जो आइन की नफ़ी करते थे, जो कानून की नफ़ी करते थे, और ये अपने शख्सियात को ज़ाती जिनको कंट्रोल करते हों, जिनसे उनको मुफाद मिल सके,
उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो आप क्यों समझते हैं कि जावेद इकबाल साहब हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए लाज़िम मलज़ूम है? आपको लगता है कि नेक्स्ट इंतखाबात से कबल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक और बाकी तमाम अपोजिशन की लीडरशिप जेलों में होगी, इसलिए उनको यहाँ पर रखना जेलों में ना? हमारा तो ओपन चैलेंज है यार, डालो जेलों में। आपको लगता है ऐसा हो सकता है इसलिए वो यहाँ पर है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 100 आदमी ले आए, इस नायब चेयरमैन से 100 ले आए, आखिर मुल्क में एक इंसाफ का निज़ाम तो मौजूद है ना। और उससे बड़ा एक कुदरत के इंसाफ का निज़ाम भी मौजूद है जो आपको नज़र आता है। हम तारीख भूल जाते हैं। एक नायब चेयरमैन जिसने 3 साल में किया क्या है, जिसको हुकूमत की चोरी नज़र नहीं आई, जिसको सैकड़ों हज़ारों अरब रुपए की हुकूमत के चोरी के स्कैंडल मौजूद हैं, आंखें बंद हैं, एक दिन इसको भी जवाब देना होगा। ये जब आप एक जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी पूरी ना करें, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रही है, तो इन सब लोगों को जवाब देना होगा। जवाब एक दिन देना पड़ता है। लेकिन आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू नहीं किया इनको? जुडिशल काउंसिल में कोई रजू करने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून, इनकी छुट्टी हो गई है। अगर इनमें शर्म होती घर चले जाते, शर्म नहीं है, बैठे हुए हैं, नौकरी से को लगाए दिल के साथ, जवाब तो देना पड़ेगा। अगला इलेक्शन जिता के चले जाएंगे घर? ये जिता सकते हैं तो कोशिश कर लें। नहीं, जब आप सारे लोग जेलों में होंगे। मैं यही कह रहा हूँ ना, फिर आपने इलेक्शन की नफ़ी करनी है। इलेक्शन अगर चोरी करना है तो बिल्कुल चोरी कर लें, मुल्क से फ़ायदा होगा तो बिल्कुल हो जाए। चौधरी निसार साहब मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर सकते हैं? ये उनकी ख्वाहिश है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाएं, पार्टी देख लेगी। इस पार्टी में 30 साल रहे हैं। इम्प्रेशन है कि चौधरी निसार साहब को ज्वाइन ना करने देना मुस्लिम लीग नून दोबारा, आप जैसे जो स्टालवॉट्स हैं वो भी एक वजह है, इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, चूँकि अगर वो आते हैं तो उनका काट काट फिर मतलब उसी तरह से नवाज शरीफ के बहुत करीब समझे जाते हैं। अल्लाह करे जी, ये उनकी शौक उनका है, पूरा कर लें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने कभी ये सियासत नहीं की कि कौन कद काठ बढ़ गया है, छोटा हो गया। हर शख्स का अपना कद काठ होता है। लेकिन आपकी सीनियर लीडरशिप की बात हो रही है, स्पेसिफिकली आपकी नहीं बात हो रही। किसी को ये खदशा नहीं है। हमारे साथी थे, 30-35 साल इस जमात में रहे हैं, उन्होंने खुद फैसला किया छोड़ने का। अगर वो वापस आना चाहते हैं जमात से रजू कर लें। कद काठ अल्लाह ताला देता है, और ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जमात के बगैर सियासत नहीं हो सकती। इसका एहसास मेरे सब कब हो गया है। चौधरी निसार साहब के मुस्लिम लीग नून छोड़ने की कोई स्पेसिफिक रीज़न क्या थी? और दूसरा ये कि जब मरियम नवाज साहिबा की दादी का इंतकाल हुआ तो वो मरियम साहिबा से उनकी मुलाकात तय भी हो गई थी, लेकिन अयाज सादिक साहब के घर पर चौधरी निसार साहब का खाना था, वहाँ पे जानबूझ के उनको डिले करवाया गया ताकि मरियम नवाज साहिबा के साथ जो मुलाकात का वक्त है वो ख़त्म हो जाए और वो निकल जाए। मैंने ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं सुनी, ना मैं ऐसी बातों पर यकीन रखता हूँ। जिस आदमी ने ताज़ियत करनी होती है वो अगले के घर चला जाता है, वो अपॉइंटमेंट लेकर नहीं जाता। तो निसार साहब ने खुद ही जमात छोड़ी है, खुद ही अपने फैसले सियासत के करते हैं। हमारे साथी थे, हम आज भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, हमें उम्मीद है हमारी भी इज़्ज़त करते होंगे। अगर सियासत मुस्लिम लीग नून से करना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नून से बात कर लें। तो किसी ने जानबूझ के उनको डिले नहीं करवाया और ये गलत फहमियाँ नहीं दोनों जानिब से क्रिएट करवाई गई? मेरे भाई 70 साल हमारी उम्र हो गई है, हमें ताज़ियत करनी भी नहीं आती। बिल्कुल सही है। आखिरी टॉपिक है बादशाह साहब, एहसन इकबाल साहब पिछले हफ्ते हमारे शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 25 से 30 लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून के साथ राबते में हैं, जिसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं, उनके अरकान कौमी असम्बली भी और PTI के भी अरकान कौमी असम्बली हैं। कितने लोग हैं आपके साथ कॉन्टैक्ट? ये गलत बात है, 25-30 नहीं है, मेरे 60-70 लोग हैं। इसमें MNAs भी हैं, MPs भी, इससे भी ज़्यादा होंगे, मुख्तलिफ जमातों के हैं। वो नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। उसमें मिनिस्टर्स भी हैं? मिनिस्टर्स भी हैं। मिनिस्टर्स कितने? सूबाई भी हैं, फेडरल भी हैं। वफाकी मिनिस्टर्स कितने हैं? मैं कितने की मुझे मैं नहीं शायद बता सकूँगा, मुझे कोई याद भी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो इस वक्त पार्लियामान के मेंबर हैं, असम्बली के मेंबर हैं, उनमें बहुत से लोग हैं। 4-5 मिनिस्टर्स होंगे या ज़्यादा? यार मैं कुछ कह नहीं सकता, ज़्यादा ही होंगे। सूबाई मिनिस्टरों को मुझे पता नहीं है, लेकिन वफाक में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज ओहदे रखते हैं जो छोड़ना चाहते हैं जमात। तोशा खाना से आपने कभी कोई गिफ्ट लिया? जी लिया। कैसे लिया? तोशा खाना में जो गिफ्ट आपको कोई फॉरेन गवर्नमेंट देती है, चाहे आप मिनिस्टर हों, प्राइम मिनिस्टर हों, वो एक
जगह है, तोशा खाना फॉरेन ऑफिस में है मेरे ख्याल में, उनके पास वो आपको नहीं मिलता, वो गिफ्ट वो फिजिकली उनके पास चला जाता है। वो फिर आपको एक ख़त लिखते हैं, ये सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड है और पब्लिक डोमेन का हिस्सा है, पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो आपको ख़त लिखते हैं कि जनाब ये गिफ्ट आपको फ़लाने शख्स ने दिया है, आप अगर चाहें तो इतनी रकम देकर ये गिफ्ट हमसे ले लें, वरना हम ये किसी और को दे देंगे। ये इसका तरीका होता है। तो आप अगर वो गिफ्ट चाहिए हो तो आप वो पैसे जमा करवाते हैं और वो गिफ्ट आपको भेज देते हैं। ये बात है, बिल्कुल सही है। और ये भी कहा जाता है कि एक तो प्राइस जो मार्केट की डिटरमिन की जाती है वो खासी कम की जाती है। 50,000 की चीज़ है तो 10,000 की चीज़ बताई जाती है, और इस तरह से डॉक्यूमेंटेड 10,000 की चीज़ होती है कि मार्केट में इसकी प्राइस 10,000 रुपये है, लेकिन होती 50,000 रुपये की, और उसका भी 10% या 15% देना पड़ता है। ऐसा होता है जी। ये तोशा खाना डिटरमिन करता है, वो इदारा डिटरमिन करता है कि कीमत क्या है, उसकी एक परसेंटेज आपको देनी पड़ती है। गिफ्ट आपको दी गई होती है, जमा हुकूमत के पास हो जाती है। राइट। और ये सिर्फ सियासतदानों के लिए होता है। और इमरान खान साहब अपना रिकॉर्ड नहीं दे रहे, ये वाकईतन नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी का इशू बिल्कुल ये नहीं होता। ये गिफ्ट है, पब्लिक डोमेन का हिस्सा है। तोशा खाना लिखता है, अगर आप तोशा खाना में जमा ना करवाएं तो ये क्राइम है, ये एक कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर तोशा खाना आपको लिखे कि जनाब इतनी रकम जमा कराएं, ये आपका हक है, आप वो रकम जमा करा दें, रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि फ़लानी चीज़ थी, हमने इतने पैसे मांगे, उन्होंने जमा करा दी, हमने उनको दे दी। अगर वो नहीं पैसे जमा कराते, मेरे ख्याल 30 दिन ये इतनी लिमिट होती है, तो तोशा खाना किसी और शख्स को वो चीज़ बेच सकता है। यूजुअली 10%, 20% या 50% जो भी रकम हो, 10, 20, 50 का मुझे नहीं पता, एक रकम वो आपको भेजते हैं। बिल्कुल सही कि जनाब ये रकम जमा करा दें। ये तोशा खाना बता सकता है कि क्या रकम किस बुनियाद पे होती है। इसको प्राइम मिनिस्टर डिटरमिन नहीं करता, इसको तोशा खाना डिटरमिन करता है। इमरान खान साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है कि मैंने जो तोशा खाना के तवाइफ थे उनको लेकर मैंने बेच दिया और सड़क तामीर करवा ली अपने घर की। बहुत अच्छी बात है। जब आपको गिफ्ट मिल गई, आपका हक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि गिफ्ट अपने पास रख लें और बेच दें। गिफ्ट तोशा खाना में आएगी, वो आपको ख़त लिखेंगे, आप पैसा जमा कराएंगे, वो आपकी मलकियत बन जाएगी। उसके बाद आप उसको फेंक दें, इस्तेमाल करें। खान साहब ने कुछ गलत नहीं किया, इसका मतलब? मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं कि मैंने किया या क्या मिला है। लेकिन गिफ्ट तोशा खाने की रकम जमा कराने के बाद आपकी मलकियत है। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।